ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। तो सभी को नमस्ते। आज के हमारा सेकेंड डे शुरू हो रहा है और ये एक प्रकार का हमारा लेवल 2 डिस्कशन है। लेवल 1 हमने 8 से 11 फरवरी को किया था और इस बार हम लोग कर रहे हैं लेवल 2। तो कल कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आए थे और मुझे लगा कि उन सवालों को एक बार मैं फिर से एड्रेस करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाऊं। तो कल वैद्य सचिन गोलानी जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था एंड उसका आंसर मैं आज फिर से करना चाहती हूँ। दो ही हैज़ नॉट अराइव्ड टिल नाउ बट आई स्टिल वांट टू टॉक अबाउट इट। तो उन्होंने कल एक सवाल पूछा था कि अगर पित्त स्वस्थान में नहीं है और हमको बेसिकली जो विकृति है वो वायु और कफ की पता लग रही है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, है ना, किसकी चिकित्सा करेंगे। तो मुझे ध्यान में आया, सचिन भैया आ भी गए, मैं रिपीट कर देती हूँ। नमस्ते सचिन भैया, तो आई एम सो ग्लैड आप आ गए हो। नमस्ते वैद्य मनीषा जी, सो ग्लैड यू हैव अराइव्ड। सुरम्या, थैंक यू सो मच। एंड जूही, वैद्य जूही, थैंक यू फॉर कमिंग। तो सचिन जी, कल आपने जो एक प्रश्न पूछा था उसको मैं फिर से आंसर करना चाहूँगी। मैंने उस पर सोचा कल शाम को जो आपने पूछा था कि अगर हमको वात और कफ की विकृति के लक्षण भी है, वह नाड़ी में दिख रहा है एंड लेकिन पित्त अपने स्वस्थान में नहीं है, ऐसा आपने कल प्रश्न पूछा था। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, किसकी चिकित्सा करें। तो एक होता है आशय अपकर्ष, जिसका मतलब है जो बताया गया है कि जब कोई दोष अपने स्वस्थान को छोड़ के अन्य स्थान पे चला जाता है ना। तो अगर हमको पित्त की नाड़ी नहीं पता चल रही है, अर्थात वो अन्य वात के या कफ के स्थान पे पता लग रही है, सो इन दैट सिचुएशन हम किसकी चिकित्सा करेंगे। तो वो तो जो बताया गया है प्रिंसिपली कि आशय अपकर्ष जब होता है तो उसमें चिकित्सा उसकी की जाती है जो उस दोष का आशय अपकर्ष करता है, अर्थात बेसिकली उसमें वायु रहता है। तो उसमें वायु की चिकित्सा की जाती है, तभी जाके जिस दोष का आशय अपकर्ष हुआ है वो अपने स्थान पे वापस लौट जाता है। तो एम आई राइट? कल आपका इसी डायरेक्शन में सवाल था ना सचिन भैया? नहीं, मैंने पूछा था कि हमने 2 बार की। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ओके, अगर जो आप यस यस यस, ठीक है ठीक है। तो मुझे लगा कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आशय अपकर्ष की कंडीशन है तो फिर हम ऑब्वियसली जो दोष आशय अपकर्षित दोष को घुमा रहा है उसकी चिकित्सा होगी। तो अगर फिर जो है कल जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो तो खैर हुई ही थी, है ना। और आज जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम वात पित्त कफ को मजबूती से समझ पाते हैं और उनके जो वेरिएशंस हैं हमें पता लगने लगते हैं कि कौन से दोष प्रबल हैं,
कौन सा दोष प्रधान है, कौन सा दोष गौण है। फिर जैसे मैंने कल कहा था कि रुग्ण का बल अर्थात व्याधि का बल, जैसे जैसे ये समझ में आता है तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाउ डू आई शेयर कि कैसे सप्त धातु व तंत्रों की समझ होती है ना। तो मैं मेरा रिकॉल करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे मेरे टीचर के साथ लर्न किया, नंबर 1। उसके बाद मैं करंटली कैसे अपने लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर रही हूँ। इन दो के अंडरस्टैंडिंग से आप लोग तक पहुंचेगा कि आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं मेरे टीचर के साथ रही और उस समय मैं नाड़ी परीक्षा उनके साथ देखती थी, तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि उनके पास सारे गंभीर व कृच्छ्र साध्य या असाध्य कैटेगरी के ही आते थे। तो उस समय तो त्रिदोष ही इनिशियली समझ में आता था और कुछ भी समझ में नहीं आता था मुझे। मान लीजिए कोई एक आध ऐसा पेशेंट आ गया जो एज सिंपल एज अम्ल पित्त की विकृति से ग्रसित है, अर्थात एसिडिटी है उसको, तो धीरे धीरे एसिडिटी को पहचानना अर्थात कि रस धातु में भी विकृति आ गई है, इसको पहचानना ये शुरू हुआ, है ना। तो जो पहला धातु है रस धातु, वो किस तरीके का बना हुआ है, वो दुष्ट रूप में कैसा है, वो पता लगने लग गया, ठीक है। जो पहली चीज मुझे पकड़ में आई वो था रस धातु की दुष्टि, ठीक है। और उससे जुड़ा हुआ जो तंत्र समझ में आया वो था कि अग्नि व पाचन कैसा हो रहा है। और जैसे आयुर्वेद में तो पाचन के अनेक आयाम हैं, कौन सा अवस्था पाक है, ठीक है। और फिर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है या जो निष्कासन है या जो मल निर्मिति है वो ठीक से हो रही है कि नहीं, ये कैसे, ये भी पता लगता है। तो ये धीरे धीरे सबसे पहले यही चीज पकड़ में आई मुझे, ठीक है। तो अब वो कैसे पता लगती है, तो वही है कि सबसे पहला लेवल तो यही है कि हम बस नाड़ी को पकड़े और जो फर्स्ट सुपरफिशियल लेयर है उसको हम त्रिदोष की जो करंट स्टेटस है वो पता लगती है। फिर जब हम थोड़ा सा और डीप दबाते हैं तो आपको सप्त धातुएं पता लगती हैं। अब डिफरेंट नाड़ी ट्रेडिशंस में हर उंगली पे अलग अलग धातु को हम देख सकते हैं, ऐसा बताया है। तो मैंने भी मेरे टीचर से यही सवाल पूछा, क्योंकि वो बार बार यही एम्फसाइज कर रहे थे कि नहीं, पहले तुम त्रिदोष को समझो, फिर बाकी तो बाकी खुद समझ में आएगा। तो मेरे पास भी नाड़ी की जो किताब थी, मैंने उससे पढ़ के उनसे पूछा। मैंने कहा कि मैं उनको बाबा जी कहती थी, तो मैंने कहा बाबा जी ये बताइए, कुछ किताबों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे पकड़ेंगे तो ये समझ में आएगा और ऐसे रखेंगे तो फिर हम थोड़ा सा डीप दबाएंगे, उसके बाद हर उंगली के 7 हिस्से करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो आप भी मुझे कुछ ऐसा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था उनसे कि आप भी मुझे कुछ ऐसा बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ डेफिनेटली ये भी तरीका है, आप वैसे भी देख सकते हैं। और उन्होंने ये कह के अपनी आगे मुद्दे को आगे बढ़ाया नहीं। फिर उन्होंने मुझे बार बार यही एम्फसाइज किया कि मैं जो नाड़ी देख रहा हूं और तुम उसके साथ में देख ही रही हो, तो तुम्हें धीरे धीरे ये धातु की नाड़ी कैसी होती है ये समझ में आना शुरू होगा। तो इट वॉज अ लिटिल यू कैन से क्या बोलते हैं, व्हेन देयर इज अ ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन on how to see sapta dhatus in written form, and when I'm having a discussion with this great Nadi Pariksha and he's saying ki you will learn it, so sometimes I felt
क्या और कुछ डिटेल नहीं है क्या इसमें? बट आई अंडरस्टूड लेटर वाई ही डिड नॉट टेल मी वॉज क्योंकि क्या होता है कि हमारा ध्यान फिर टेक्निक पे ज्यादा चला जाता है वर्सेस आवर ओन एबिलिटी टू मेक द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड कि ही वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग माई फोकस ऑन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ऑब्जर्वेंट. ठीक है, rather than trying to divert me towards technique. So खैर ये उनका अंदाज था सिखाने का. एंड इसीलिए जो अनेक व्याधि नाड़ियां भी होती हैं उसके बारे में बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन है ही, है ना, कि हर व्याधि या हर डिजीज की एक स्पेसिफिक नाड़ी पता लगने लगती है, विच मीन्स इट इज एन आउटकम ऑफ द त्रिदोष की नाड़ी, द सप्तधातुज नाड़ी, the tantra nadi, everything all together has a certain effect. तो उसके बारे में भी बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल है ही. तो और हम पढ़ेंगे तो हम एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतने प्रकार की नाड़ी हो सकती है. बट पॉइंट ये है कि जब कोई स्टूडेंट कोई चीज सीख रहा है तो हमें उसको आश्चर्यचकित करना है या हमें उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनाते हुए उसको उस जगह तक पहुंचाना है कि वो उस चीज को खुद पहचान सके. तो दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू डू, दिस इज व्हाट माय टीचर ट्राइड टू डू. कि आश्चर्यचकित नहीं किया उन्होंने मुझे, रादर ही ट्राइड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट. एंड किसी भी चीज को मैजिकल बनाने के बजाय कैसे ये बहुत सामान्य बात है इस पे उन्होंने मेरा फोकस दिलाने की कोशिश करी. तो वन ऑफ द फर्स्ट धातु जो ऑब्जर्वेशन में आया वो रस धातु रहा. वन ऑफ द फर्स्ट तंत्र जो समझ में आया वो पाचन तंत्र, अग्नि और उसके साथ साथ मल विसर्जन क्रिया, इस पे मेरा अंडरस्टैंडिंग बना. ठीक है, तो ये 3-4 चीजें थी जो सबसे पहले समझ में आनी शुरू हुई. ओके, तो अब तंत्र कैसे समझ में आते हैं? तो वंस अगेन जो पहली है वो त्रिदोष की है, उससे थोड़ा डीप गए तो हमने सप्त धातु को देखा, उससे थोड़ा और डीप गए तो हमें तंत्र पता लगता है. ठीक है, तो आपके लिए अब ये एक तरीका होगा कि आप जिसकी भी नाड़ी देखते हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं या आपके घर के लोग हैं, उनका जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उनमें अगर कोई विशेष परेशानी है जो वो बता पा रहे हैं उसको नोट करना और साथ में नाड़ी को देखना, ये दोनों चीजों को पैरेलली करना होगा. ठीक है, तो जब हम लक्षणों को देखेंगे और लक्षणों के साथ फिर नाड़ी को देखेंगे तो ये दोनों के बीच में आपको एक अन्य रिदम पता चलेंगे. उस रिदम को आपको नोट करना है, क्योंकि अब आपको ये तो पता लग ही गया है कि सर्वप्रथम त्रिदोष, द्वितीय गति सप्त धातु. तो जैसे आप हल्का सा और डीप प्रेस करेंगे यू आर सीइंग सप्त धातुस. ठीक है, अब क्वेश्चन इसकी सप्त धातु में क्या देख रहे हैं. ठीक है, तो अभी आपको नहीं पता है तो नहीं पता है तो, लेकिन लक्षण पता है तो लक्षण से जो भी आपको गति पता चल रही है उसको आप ड्रॉ करो. ओके, जस्ट ड्रॉ इट आउट. या अगर आपके मन में उसके लिए कोई शब्द आ रहे हैं तो उसको आप नोट करो. ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है और हर साइंस की शुरुआत ऐसी ही होती है. और क्योंकि हम यहाँ स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से अपनी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारी स्पर्शेंद्रिय के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो अच्छी खासी होने की जरूरत है. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आजमाया
और धीरे धीरे रस धातु के जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो पता लगने लगते हैं कि रस धातु में जो दुष्टि है, विकृति है, वो थोड़ी सी है या ज़्यादा ग्रसित है, पूरे शरीर में फैल गई है। ऐसा धीरे धीरे आपको पता लगेगा। ठीक है, कल जब मैं इस पे सोच रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि सप्त धातु मुझे कैसे समझ में आता है, तो मैंने वंस अगेन अपने घर में ही लोगों की फिर से नाड़ी देखी और नाड़ी देख के मैंने सोचा कि मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं। तो एक चीज जो मेरे ध्यान में आया कि जो विकृत नाड़ी होती है, विकृत नाड़ी में जो अलग गति है वो तुरंत ही समझ में आने लगती है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये विकृत रस धातु है क्या, ये विकृत रक्त धातु है क्या, कि प्राकृत रक्त धातु की नाड़ी कैसी लगती होगी। ठीक है, एक बार आपने एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी पकड़ ली, उसको समझ लिया, तो उसके बाद जो धातु विकृत होगा वही सबसे पहले आपको पता लगना शुरू हो जाए। तो कल मैंने मेरे घर में जब लोगों की नाड़ी देखी तो मैंने मेरे हस्बैंड का देखा और मैंने कुछ तंत्र के बारे में पूछा कि भाई आपका मल विसर्जन नहीं ठीक से हो रहा है लगता है। बोला हाँ, तो बात सही है। तो मैं ये भी बोल सकती थी कि भूख नहीं लग रही है क्या, ऐसा नहीं है। भूख ठीक है, अर्थात अग्नि ठीक है, लेकिन उसके आगे का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अग्नि में भी जैसे आयुर्वेद में हम देखते हैं अनेक उसके स्टेप्स हैं, तो इसमें विशेष रूप से जो अपान वायु जो कार्य करती है अग्नि के साथ, वो प्रक्रिया ठीक नहीं हो रही है। अर्थात जहाँ इंटेस्टाइन्स का रोल है, जो आंत्र का रोल है, या जो पुरीषधरा कला का काम है, वो ठीक से नहीं हो रहा है। फिर धीरे से मैं उसको शब्द दे पाई। सिमिलरली ये भी मैं नोट कर पाई कि रक्त धातु की दृष्टि नजर आ रही है। तो यह भी कैसे समझ में आया, तो ये एक बार स्वस्थ नाड़ी पकड़ में आ गई, उसके बाद जो विकृति है वो हमें पता लगने लगती है। तो इसीलिए जब आप धातु की नाड़ी पकड़ते हैं तो आपको विशेष रूप से जो अस्वस्थ है वही पकड़ में आता है। ठीक है, ये मुझे बड़े दिनों बाद समझ में आया कि एक्चुअली मैं वो देख पा रही हूँ। ऐसे ही एक केस था, लगभग 2 साल पहले मैंने उनका ऑब्जर्व किया था। वो केस वॉज मोर लाइक कि आप कह सकते हैं पांडु, सम काइंड ऑफ अनीमिया। जब नाड़ी देखी तो नाड़ी देखने के बाद जो मेरे अंदर जो कल्पना आई है, व्हाट मैं क्या कैसे उस रिदम को कैसे विजुलाइज किया, तो मैंने उनको तुरंत ये मेरे मन में आया, मैंने उसको वर्ड शब्द में दे पाई कि जो स्नायु तंत्र है वहाँ कफ का अवरोध है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्नायु तंत्र इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, स्नायु तंत्र से मेरा क्या अर्थ है, तो स्नायु तंत्र से मेरा अर्थ इज टूवर्ड्स नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो खैर फिर उनको कोई चिकित्सा मैंने दी उसके लिए, और चिकित्सा का रिजल्ट लगभग 6 महीना लगा उसका रिजल्ट आने में। बट दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने उनको बोला कि आप अगर अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह कराएंगे तो हो सकता है वो नज़र आए। ठीक है, अब खैर धीरे धीरे वो कोरिलेशंस होने लग गए हैं कि अगर हमें कफावरोध दिख रहा है किसी तंत्र में तो फिर उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो फिर हम अनुमान से बता पाते हैं। एंड दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट कि ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो विजिबल, जबकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उनका भारक्षय हो गया था एंड स्टिल देयर वाज एन इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरीके से धीरे धीरे
आप जब थोड़ा सा डीप प्रेस करेंगे तो जो आपको दिखने वाला है वो सप्त धातु दिखने वाले हैं, ठीक है। तो बी अश्योर्ड फ्रॉम माई एंगल कि वॉट यू विल सी इज द सप्त धातुस, ठीक है। अब वो सप्त धातुस का ऑब्जर्वेशन आपको और बारीक से करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो नाड़ी है अब ये त्रिदोष से भी अधिक सूक्ष्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप ये 3 फिंगर्स पे 7 डिफरेंट रिदम्स को पहचान पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये और अधिक सूक्ष्म कहा जाता है, ठीक है। अब ये बात कहने के बाद नेक्स्ट है तंत्रों को पहचानना। तो वही वंस अगेन, जैसे ही हम सप्त धातु जो तंत्र है, हमें अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी मन में एस्टैब्लिश हो गई है, हमारी मेमोरी में एस्टैब्लिश हो गई है, तो अब हमारा जो काम है कि अब हम जो भी लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो बताते हैं हमें कुछ कि हमें पाचन में ठीक नहीं लग रहा है, कोई हमें बताएगा कि हमें सेंसेशन ठीक से फील नहीं होती है, कोई बताएगा कि हमें तो हार्ट का प्रॉब्लम डायग्नोस हो गया है। तो जो भी वो बता रहे हैं वो बेसिकली किसी तंत्र से एसोसिएटेड है। अब वो कितना गहरा है वो आपको भी नहीं पता है ना। हो सकता है वो केवल त्रिदोष के स्तर पे हो अभी, है ना, उसने एग्जैक्टली हो सकता है हृदय तंत्र को नहीं एंटर किया, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये मानते हुए कि उसके तंत्र में कोई परेशानी आ रही है, आप 3rd लेवल ऑफ नाड़ी या फिर जिसको कहते हैं थोड़ा सा डीपर और प्रेस करें, है ना। तो व्हेन यू विल प्रेस इट लिटिल मोर डीपर देन द 2nd लेवल ऑफ नाड़ी, देन आप सारे तंत्रों को देख पाएंगे, ठीक है। चाहे वो रक्त तंत्र हो, रस तंत्र हो, मज्जा तंत्र हो, ठीक है, ये हड्डी तंत्र हो, एक एक तंत्र को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे एक तंत्र में कोई त्रिदोष ने प्रकोप किया है, ये पता लगने लगेगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको पहचानना है। कुल मिला के जो कोई भी अपने आप को कहता है ना आई एम वेरी हेल्दी, उसकी नाड़ी देखना शुरू कीजिए, भले वो अनहेल्दी क्यों ना हो फिर भी, ठीक है। जो वैद्य है, वैद्यों के लिए क्या है कि लक्षण या सिम्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल है उनके पास, तो सिम्टम्स गिव यू अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। तो सिम्टम्स को देखें और आपको लग रहा होगा कि वो फलाने धातु से रिलेटेड है, तो आप डीपर लेवल पे नाड़ी को प्रेस करके देखें और जो आपको रिदम फील हो रहा है वो उस धातु से रिलेटेड है ही, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं मेरे गुरु के पास थी तो उस समय मुझे सप्त धातु नहीं समझ में आते थे, मात्र रस धातु, कभी कभी रक्त धातु समझ में आता था और अन्य कोई धातु तो समझ में ही नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन जब मैंने खुद से प्रैक्टिस शुरू किया तो मैंने भी यही सवाल पूछा कि भाई मैं कैसे पहचानूंगी बाकी धातु। तो मेरे टीचर ने जो मुझे प्रैक्टिकल एडवाइस दी वो ये थी कि जो तुम लक्षण देख रही हो वो लक्षण कोई ना कोई धातु व तंत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसको तुम उस लक्षण से तुम पहचान ही सकती हो। तो फ्रॉम दैट यू मैप इट इन द नाड़ी and start seeing the rhythm and noting it down, ठीक है। So the way forward for developing the understanding of more dhatus and for understanding the tantra is to connect the symptoms, the lakshanas to the dhatu and to the tantra, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो इस प्रकार से अचीवेबल है, इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कि नॉन अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है। फॉर अ वैद्य इट इज़ वेरी इजी क्योंकि उसके पास सिम्टम्स की बहुत अच्छी समझ है, उसको ऑलरेडी पूरे शरीर की समझ है, उसको पता है कि कैसे सिम्टम्स जो है कौन से धातु से रिलेट हो रहे हैं, कौन से स्रोतस से रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। ये सब पहले से ही ऑलरेडी गिवन है। तो ये गिवन अंडरस्टैंडिंग को हमें जो है
अब नाड़ी में ऑब्जर्व करना सीखना है। ठीक है, तो लेवल 1 इज त्रिदोष। ये सबसे स्थूल, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें त्रिदोष समझ में नहीं आएंगे तब तक हमें आगे का भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व करें तो आप सप्त धातुओं के जो भी लक्षण ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आप मैप करना शुरू करें इन द नाड़ी। ठीक है, तो लेवल 2 सप्त धातुओं की नाड़ी, सप्त धातुओं को बताती है, तो उसको आप धीरे से जेंटली प्रेस करेंगे और वंस अगेन अपने आप को रिमाइंड करेंगे, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकता हूँ, दिस नाड़ी इज रिवीलेबल टू मी, आई कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, देन देर इज नथिंग हिडन एट ऑल, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस, हेंस इसमें ऑब्जर्वेशंस ही प्राइमरी है ना। The reason why names given to the observations is not that crucial, because you need to develop the confidence in observing it. Okay, so this is what I wanted to share today about seeing the sapta dhatus and seeing the tantra. Okay, so इससे related आपके कोई queries है, कोई हो सकता है आपने कोई केस ऑब्जर्व कर लिया हो और अब आपको समझ में आ रहा हो, हाँ मैंने देखा तो सही लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, तो मे बी यू ऑल कैन शेयर। मीनवाइल बाकी लोग अपनी, जिन लोगों ने कल ही ज्वाइन किया पहली बार, मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया वो कृपया करके चैट बॉक्स में लिखें, है ना, या अपने आप को अनम्यूट करके अपना नाम बताते हुए बताएं कि आपने कल क्या क्या ऑब्जर्वेशंस करी हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ विजय भैया आप बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया बताएं। अच्छा, मेरा एक क्वेरी है। हाँ जब हम सुपरफिशियल का फर्स्ट लेवल पे प्रेस करते हैं, हाँ, यानी कि सप्त धातु में जाते हैं, हाँ, तो उस समय ये डाउट मन में क्रिएट होता है कि ये मैं जितना प्रेस किया हूँ वो सप्त धातु का लेवल है या फिर सिस्टम के लेवल तक पहुंच गया था। ओके ठीक है, तो उसका तो ऑब्वियस आंसर ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति की नाड़ी देख रहे हैं तो आपको एक है सुपरफिशियल टच, एक है डीप मोस्ट, है ना। ये दो सबसे आसान है क्योंकि हमें पता है जब हम डीप प्रेस करेंगे तो एक पॉइंट के बाद नाड़ी पता ही नहीं चलेगी, करेक्ट। तो जो डीप मोस्ट है वो हमें तुरंत पता लगती है। अब आप एक एक करके प्रेशर को रिलीज करें, ठीक है, ये अभ्यास से होता है। एक एक करके प्रेशर को रिलीज करें एंड आइडेंटिफाई, अपने अंदर काउंट करें कि हाँ अब मैंने ये लेवल 5 को छोड़ा है, अब मैंने लेवल 4 को छोड़ा है, अब मैंने लेवल 3 को छोड़ा है, अब मैं लेवल 2 को देख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाय फर्स्ट गोइंग डीप मोस्ट, और डीप मोस्ट जाने के बाद फिर वहां से धीरे धीरे रिलीज करते हुए अपने अंदर काउंट करना है कि नाउ आई हैव रिलीज्ड 5th, आई हैव रिलीज्ड द 4th, क्योंकि हर जगह एक, आप जैसे जैसे प्रेशर को रिलीज करेंगे आप एक एक लेवल को क्रॉस करते चले जाएंगे, ठीक है। कई बार वंस अगेन क्या पूछा आपने? इसने कई बार मैंने चेक किया अपनी नाड़ी की देखी, तो उसने कई बार ये देखा है कि 5 प्रेशर आ रहे हैं, 5 लेवल आ रहे हैं, जो आप 5 बता दें। ओके, अब अगर 5 7 आते हैं तो 7 देखिए फिर, है ना। मतलब देखिए एट द एंड ऑफ द डे विजय भैया, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नाड़ी सिस्टम्स, ठीक है। और ऐसे भी नाड़ी सिस्टम्स हैं जो ये बोलते हैं कि आपको अलग अलग हाथों में देखना चाहिए, और दोनों हाथों में देख के आपको समझ में आएगा
कि आपने क्या नोट किया। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम है। द पॉइंट बीइंग कि जो भी तरीके को आप अपना रहे हैं उस तरीके को आपको एक लेवल तक तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वरना क्या होगा कि आप टेक्निक्स में उलझ जाएंगे और आप खुद को कंफ्यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको 7 लेवल पहचान में आते हैं, तो जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, है ना, 7 लेवल्स ऑफ नाड़ी को, उनके आप कांटेक्ट में आ जाओ और उनसे आप फिर अपना डिस्कशन शुरू करो कि कैसे, कौन से लेवल पे क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, क्योंकि एक मिनिमम फॉर्म ऑफ गाइडेंस तो लगेगा। उसके बाद आप अपना जो है, अपना खुद का जो ऑब्जर्वेशंस है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। You mean to say कि 7 लेवल होते हैं? देखिए, मैंने एक ही किताब पढ़ी है नाड़ी परीक्षा की और उसमें 7 लेवल बताए हैं, है ना, और मैंने और एक किताब पढ़ी है उसमें कुछ और ही बताया है। ठीक है, तो कुल मिला के these are techniques people have developed, okay, and at the end of the day आप बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बॉडी के साथ मन जुड़ा हुआ है तो मन को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद के हिसाब से जैसे कि स्वास्थ्य इज एन आउटकम ऑफ 7 थिंग्स, है ना, तो इसमें आत्मा है, मन है, इंद्रिय है, त्रिदोष है, सप्त धातु है, अग्नि है और मल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये कैसे भी लाएं, लेकिन ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आनी है। फिर जो आयुर्वेद के वैद्य हैं वो और बताएंगे, तो स्रोतस की भी पहचान बताई है कि स्रोतस होते हैं, स्रोतस के प्रकार होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मूल चीज ये है कि टेक्निक आपको जहां से भी समझ में आई है, आपको बेस मिनिमम टेक्निक कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन वंस यू हैव अंडरस्टूड द बेस टेक्निक, फिर आगे की जर्नी वुड बी ऑफ डेवलपिंग द ऑब्जर्वेशंस। इसमें एक और लाइन है। हाँ, जब मैं लेवल प्रेशर पे अप्लाई करता हूँ तो इसमें जो पल्सेशन जो रिदम है वो उसी तरह का आएगा कब उत्तरवाद का या कुछ और भी ऑब्जर्वेशन? तो कफ पित्त वात की जो सामान्य प्राकृत गति है वो पता लगनी आ जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये स्वस्थ त्रिदोष है। ठीक है, धातु के लेवल की बात कर रहा हूँ। आप सप्त धातु के लेवल की बात कर रहे हैं, उसमें पल्सेशन क्या होगा? अच्छा, उसमें पल्सेशन क्या होगा? हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि उसके बारे में मेरे टीचर ने मुझे ये बोला कि ये जो डिफरेंट पल्सेशंस हैं इसको तुम्हें खुद पहचानना है। सो व्हेन आई स्टडीड द स्वस्थ नाड़ी, ठीक है, तो एट दैट टाइम मुझे भी नहीं पता लग रहा था कि मैं सप्त धातुओं की स्वस्थ नाड़ी देख रही हूँ। ओके, क्योंकि मुझे नहीं मेकआउट हुआ कि सप्त धातु की इंडिविजुअली कैसी फील होती है। ठीक है, लेकिन somewhere the memory of the rhythm has been set in me. Okay? अब क्योंकि वो रिदम मेरे अंदर सेट हो गया है, तो अब जो कुछ भी उसके बियॉन्ड होता है वो दुष्टि होती है। ठीक है, तो मुझे दुष्टि तुरंत पता लगती है कि ये दुष्टि है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे लिए स्वस्थ नाड़ी में जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मैं सप्त धातुओं की अलग अलग गति को मैं नहीं पहचान पाई। ठीक, लेकिन उसका जो ओवरऑल आउटकम था जो हम नाड़ी में ऑब्जर्व करते हैं, वो रिदम कैसा होता है वो मेरे ध्यान में बना हुआ है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब जब सप्त धातुओं में से कोई एक भी या अन्य में से सारे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर वो अपने लय और रिदम से डिफरेंट है तो वो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये ऑफ हो गया है, दिस इज नॉट नॉर्मल।
यू मीन टू से जब हम पूरा चेक कर रहे हैं तो इसमें जो भी रिदम होगा उसका वो हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन रहेगी। यस, लेकिन स्वस्थता जो है वो यूनिवर्सली डिफाइंड है ना। जब कोई हेल्दी होता है तो वो यूनिवर्सली डिफाइंड है ना, कि हाँ एवरीबडी कैन डिक्लेयर ही इज हेल्दी, ठीक है। सो फ्रॉम दैट एंगल इट इज कंप्लीटली यूनिवर्सल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद जो विकृति वाली बात होगी उसको हमें सेल्फ डिजाइन बनाते रहना, जितनी ज्यादा फल हम चेक करेंगे। एक मिनट, आपकी ना आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं है, फिर से कहिए। इसका मतलब यूनिवर्स जो है वो तो ठीक हो गया, यस, लेकिन जो विकृति वाली आएंगी यस, उसका हमें ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप अगर नाड़ी की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें एक एक विकृत धातु की नाड़ी को नाम दिया गया है। ओके। और ये जो काकवत चलती और गजवत चलती, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे आर एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द दुष्ट धातु एंड देन दुष्टि ऑफ द वेरियस तंत्र। तो ये एक एक का फील अलग होता है और वो बिल्कुल उन्होंने डिफाइन किया है। यस। मेरा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। जब हम फिंगर टच करते हैं स्किन पे, पल्स वाली प्लेन पे, हाँ, तो उसमें भी 3 एंगल बन रहे हैं मेरे पास। हाँ, राइट, बिल्कुल। एक वाली साइड में, एक सेंटर में और एक टॉप वाली साइड में। टिप ऑफ द फिंगर। आप कह रहे हैं कि हर फिंगर पे आपको 3-3 समझ में आ रहे हैं, राइट? हाँ, और कई पेशेंट में वो तीनों अलग अलग पल्स देता है, तीनों फिंगर में 3-3 पॉइंट, यानी 9 पल्स आ रही। ठीक, ठीक। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट सुपरफिशियल भी चेक कर रहा हूँ कफ पित्त और वात को, हाँ, तब भी टिप ऑफ द फिंगर पे 3 डिफरेंट सेंसेशन। ओके, ठीक है, मतलब हर फिंगर पे आपको 3 अलग अलग पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ, मैं समझी। यस, यस। मतलब जैसे मैंने इंडेक्स फिंगर टच किया। हाँ, यस। आप अपना चाहो तो वीडियो ऑन कर लो तो मैं और अच्छे से समझ सकती हूँ। देखिए, ये फिंगर जो है, हाँ जी, इसके इस साइड पे, हाँ, यस, राइट, ये तीनों में अलग अलग सेंसेशन आता है। राइट, इसका मीनिंग क्या? तो इसका मीनिंग क्या है, अब मुझे तो नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि मैं तो मेरी जो ऑब्जर्वेशंस डेवलप हुई हैं वो मैंने हर उंगली पे सिंगुलरली का प्रैक्टिस किया है। और वो सेंटर में किया? किसमें किया? सेंटर ऑफ द फिंगर। यस, सेंटर ऑफ द फिंगर, यस, है ना। तो मैं एज अ होल तीनों को देखती हूँ, ठीक है, जिसका मतलब है मैं केवल वायु को ही देख रही हूँ इंडेक्स पे, मैं केवल पित्त को देख रही हूँ मिडिल फिंगर में, मैं केवल रिंग फिंगर पे एक ही देख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उसका प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए मैंने वैसा ही देखा है, ठीक है। जैसे कुछ ट्रेडिशंस है कि वो हर एक पे 5-5 देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो पंचवायु, पंचपित्त और पंचकफ, तो इसीलिए वो लेवल 1 पे ही तीनों के अलग अलग वेरिएशंस को बताते हैं, ठीक है। तो आपका वैसे प्रैक्टिस हुआ है तो आप वैसा करोगे, 3-3 का हुआ है तो अब वो मैं नहीं बता सकती, आई डोंट नो। ओके, ठीक है। ओके, तो जो लोग कल भी उपस्थित थे और आज भी उपस्थित हैं तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी हैं, तो प्लीज शेयर। हाँ,
अपने बीच में एक केस बताया था कि जिसमें पेशेंट रीनल फेलियर में था और उसको नाड़ी देख के बताया था कि उसका यकृत विकृति है। रीनल फेलियर नहीं था, अच्छा अच्छा, ये बहुत पहले का बता रहे हैं, पूछ रहे हैं या अभी जो मैंने बताया उस पे? लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था। यस 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 यस, हाँ। हाँ, तो फिर हम जब लक्षण देखेंगे तो लक्षण तो हमें प्रोग्राम में रीनल फेलियर के ही मिलेंगे, तो फिर उससे हम ये कैसे जान पाएंगे कि वो यकृत दृष्टि है, कि उसमें यकृत दृष्टि है। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये कैसे मैं बता पाती हूँ? हाँ, तो इसको ऐसे बता पाती हूँ कि जब हम तंत्रों को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें जो अवयव है उसका भी पता लगता है ना? तो चाहे वो यकृत हो, प्लीहा हो, आंत्र हो, बस्ती प्रदेश हो, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल अवयव हैं वो भी अगर उनकी विकृति है तो वो पता लगती है। इसका प्रैक्टिस ऐसे हुआ कि जब मैं मेरे टीचर के पास थी तो उनके साथ जब नाड़ी देखना शुरू किया मैंने, तो वो अनेकों बार ऐसा मुझे बताते थे कि कोई भी व्याधि की शुरुआत हो, खास तौर से जितनी भी गंभीर व्याधियां हैं, तो उनका यकृत पे प्रभाव निश्चित है और इसीलिए वो यकृत और प्लीहा इसकी विशेष रूप से इस पे ध्यान देते थे। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उससे डिफाइन होता है कि हम क्या देखना चाहते हैं, है ना? तो उनकी जो चिकित्सा की जो स्टाइल थी उसमें वो विशेष रूप से यकृत के लिए औषधि देते रहे, ठीक है, और प्लीहा के लिए औषधि उन्होंने बना के रखी थी। तो एज अ वैद्य हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है शरीर के बारे में, वो उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम निदान को समझते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है निदान को समझना, एक होता है चिकित्सा को इम्प्लीमेंट करना। वैसे ये दो एकदम अलग ही चीज है, बट एज अ नाड़ी परीक्षक एंड एज अ चिकित्सक बोथ, हम ये दोनों चीजों को पैरेलली डेवलप कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि मैंने मान लीजिए एक चिकित्सा का स्टाइल डेवलप किया है कि मैं आमपाचन पे ध्यान दूंगी और उसके बाद अनुलोमन करूंगी और उसके बाद मैं जो है कृमि की चिकित्सा करूंगी ही सही, उसके बाद ही मैं अगले स्टेप पे काम करूंगी, ठीक है। तो वैसे ही हर ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेद के जो डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपनी चिकित्सा पद्धति को भी डेवलप करते हैं। अब उस चिकित्सा पद्धति को फैसिलिटेट करने के लिए आप कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप कुछ स्पर्श के माध्यम से और एग्जामिनेशंस करेंगे। तो वैसे ही मेरे जो टीचर रहे वो जब चिकित्सा करते थे तो वो ध्यान उनका बना रहता था कि यकृत और प्लीहा की क्या स्थिति है, ठीक है। इसलिए वो विशेष रूप से उस पर ध्यान देते थे और वो नोट करवाते थे। जिसका मतलब ये है कि नाड़ी में हम ब्रेन से लेके टो तक, है ना, और हर अवयव को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन इज कि मैं किस पे ध्यान देना चाहती हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सप्त धातु को पहचानना अनिवार्य है, ठीक है। जो हमारे तंत्र हैं उनको पहचानना अनिवार्य है। उसकी जो डिटेल्स हैं कि यकृत में विकृति है, कि प्लीहा में विकृति है, कि पैंक्रियास में विकृति है, पित्ताशय में विकृति है, ये जो इंडिविजुअल अवयव है
इसको पहचानना है कि नहीं पहचानना है, ये अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं चिकित्सा पद्धति को कैसे देखती हूँ। उस पे बेस्ड रहेगा कि मैं कौन से अवयव को पहचानना चाहती हूँ, ये मेरी स्वेच्छा पे है। जो मैंने बोला क्या समझ में आया क्या? जी, हाँ जी, मैं कुछ इसमें ऐड करूं? हाँ बताइए आपका एक्सपीरियंस। हाँ, जो मैंने एक्यूपंक्चर, तो उसमें लीवर को आपात तत्व बोला गया। ओके, तो लीवर और ब्रेन जो आपने बोला ओके, बोल रहा है ना? हाँ हाँ, यकृत की बात चल रही है, यस, लिवर की बात चल रही है, यस। लीवर एंड स्प्लीन, कोई भी डिजीज के अंदर इन दोनों की एनर्जी उत्पन्न होती ही। ओके, ये मैंने लगभग आज तक तो पिछले 5 साल की प्रैक्टिस में जितने भी पेशेंट देखे हैं, ओके, लीवर की अग्नि, लीवर का आकाश, लीवर की वायु, लीवर का जल और लीवर की पृथ्वी, ये पांचों चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं। उसमें से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो कोई डिसीज पूरी बॉडी में सिर से पैर तक कहीं ना कुछ डेवलप होगा, तो लीवर का सिम्टम आएगा ही आएगा। ठीक है। तो जो आप बता रहे हैं कि लीवर से बाबा जी जो बता रहे थे, तो बिल्कुल सही है, वो मैंने भी चेक किया उस चीज को। तो मैं डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी दिख रहा है कि हाँ, लीवर और स्प्लीन की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है ना। तो हर पेशेंट को हम लीवर और स्प्लीन हमेशा चेक कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू विजय भैया। तो हाँ, मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अनिवार्यता सबसे पहले त्रिदोष सप्त धातु की है ना, और उसके बाद जो इंडिविजुअल अवयव को पहचानना है वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम देखना चाहते हैं कि नहीं। यस, ठीक है। वैद्य मनीषा, वैद्य जूही, वैद्य सुरम्या, एनी ऑब्जर्वेशंस, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन? अगर आप अनम्यूट करके बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अंशु आंटी, हेलो, यस सुरम्या, गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आपने जो अभी वैसा बोला, तो जितना मैंने नारी देखा है, बहुत ज्यादा तो नहीं देखा है, पर जितना मैंने देखा है ये बात मुझे भी ट्रू लगती है कि जब हम नाड़ी देखते हैं तो जो भी पेशेंट लक्षण बताता है और जो हम नाड़ी में देखते हैं, तो जो हम देखना चाहते हैं हमें ऐसा लगता है कि जो जैसी नाड़ी चल रही है उसमें वो समझ में आ रहा है, और जब हम नेक्स्ट पेशेंट में हमें वैसा ही कुछ मिलता है विथ द लक्षण ऑल्सो, तो हमें वो समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि हाँ राइट, शायद यही ऐसी ही रिदम है ऐसे लक्षण में, और वो समझ में आने लगता है। अभी मैंने ज्यादा तो नहीं देखा है, बट आप जो बोल रहे हो मैंने धीरे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना चालू किया है। जैसे कि मुझे सबसे पहले दोषों के अलावा मुझे सबसे पहले जब विबंध रहता है किसी पेशेंट को तो उसकी नाड़ी कैसी चलती है वैसा थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन सिर्फ वही समझ में आता है कि विबंध हो रहा है। तो मैं जब भी पेशेंट से पूछती हूँ कि आपको क्या विबंध है, अगर वो मुझे कंप्लेन में नहीं भी बताता तो अगर वैसी नाड़ी मिलती है और मैं पूछती हूँ तो मुझे वो मतलब वहां से हमेशा पेशेंट से ही मिलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो बहुत बढ़िया, ये जी दी, बहुत बढ़िया। आई थिंक अब आपको ये करना है कि उसको डॉक्यूमेंट करना है ना, क्योंकि हमको अपनी ब्रेन की मेमोरी को बढ़ाना है ना। हमको ये सीखना है कि हम अलग अलग नाड़ियों को कैसे पहचान पाएं, उसके लिए वी हैव टू यूज मेमोरी। ठीक है,
एंड मेमोरी को एड करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन है। तो जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। वी विल नॉट जस्ट ऑब्जर्व विबंध, लेकिन विबंध का मूल कारण क्या है वो भी पहचान में आने लगेगा, है ना? ठीक है। वैद्य मनीषा जी, ओके, यहाँ पे वैद्य जूही ने टाइप किया है, आई विल ट्राई सप्त धातु का ऑब्जर्वेशन टुडे, कॉन्सेप्ट गॉट अ लिटिल क्लियर बट विल हैव टू ऑब्जर्व मोर। एब्सोल्युटली, you need to trust yourself, number 1. Number 2, with the trust you need to start seeing. You're a वैद्य, तो वैद्य होने के नाते आपके पास सारे लक्षण समुच्चय है ही सही। उन लक्षणों को आपको रिलेट करना है विद द नाड़ी, ठीक है, और उसको डॉक्यूमेंट करना है। Yes, I never documented anything, so that was new for me. I will start. Yes, very good. ठीक है। वैद्य मनीषा, are you there? क्या मैं हूँ? Yes. मुझे धातु का तो अभी तक मैंने नहीं किया है, और मेन वही लगता है ना कि मुझे वो तीन ही समझ में आते हैं हर लेवल पे, और उसमें एक ये है कि जैसे रात कफ के कुछ मतलब स्पेसिफिक है कि हाँ इस उंगली पे लगेगी, इस टाइप की होगी, उस तरह से धातुओं की नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस है कि हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसे उसके लक्षण आ रहे हैं। देखो, हर धातु की भी है ही, है ना, और जो नाड़ी की किताबें हैं उसमें लिखा हुआ भी है कि किस तरह की गति होती है। बट मेरा जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग रहा उसमें मैंने इंडिविजुअल धातु की नहीं करी है, ठीक है। मैंने ओवरऑल एक स्वस्थ नाड़ी कैसी लगती है सबसे पहले उसका अभ्यास किया, उसके बाद और आज तक जितने भी उसके क्या होता है, उसको छोड़ के जो कुछ भी होता है वो विकृति की नाड़ी होती है, ऐसा तुरंत पकड़ में आता है। ओके, तो ऑफ कोर्स हर धातु की स्वस्थ नाड़ी का लय निश्चित है, लेकिन मैंने उसको कभी वैसा नहीं पहचाना। ओके, मैंने हर एक का ऐसा नहीं पहचाना, मैंने ओवरऑल ही पहचाना। लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो ये था मेरे अंदर कि आज जब भी मैं कोई नाड़ी देखती हूँ और उसमें कोई भी धातु की विकृति रहती है तो मोस्टली वो पहचान में आ जाती है। ये मैं बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। वैद्य मनीषा जी, अगर आप डॉक्यूमेंट करते जाओगे तो आप त्रिदोष के साथ साथ अन्य चीजों को भी पहचान पाओगे, ठीक है। तो प्लीज से शेयर करनी थी। हाँ, मैंने एक डायबिटिक पेशेंट की नाड़ी देखी, उसका 200-250 अगस्त स्टार्टिंग था, तो मैंने 2 पेशेंट बैक टू बैक देखे। उसकी जब नाड़ी मैंने देखी ना तो मुझे सर में वो क्यूटेड जैसी फीलिंग आई, और उसके हाथ या फिर नाड़ी बोलो बहुत ठंडी, मतलब ठंड का मौसम था उस टाइम, और जब हम फर्स्ट सेशन कर रहे थे उसी के आसपास मैंने देखी थी, लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं थी क्योंकि मतलब वो डेड हैंड होता है ना, शायद वैसी फीलिंग आ रही थी। तो कीचड़ वाली फीलिंग में, जैसे कीचड़ भी आई गेस थोड़ा ठंडा होता है, तो वो वैसी होती है क्या, थोड़ी ठंडी भी रहेगी क्या? आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ठीक है, आप सही देख रहे हो। ओके, मैं तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ कि आप एकदम सही देख रहे हो। उसको आप बस डॉक्यूमेंट करो और उस व्यक्ति को आप वंस अ वीक बुलाते जाओ, कीप ऑब्जर्विंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो आपने सही ऑब्जर्व किया है। अगर आपको लगा है कि आपको डेड वाली फीलिंग आई है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं जो प्राण कोशिका है उसकी डेथ प्रोसेस शुरू हो गई है, इसीलिए आपको वो फीलिंग आई है, ठीक है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव ऑब्जर्व करेक्टली। हो सकता है वो गंभीर की स्थिति में हो, है ना, इसीलिए जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया वैसा नहीं हो कि आपको ऐसा फीलिंग आया है, आपको एकदम सही फील आया। प्लीज नोट इट डाउन, डॉक्यूमेंट करो उसको, क्योंकि जब तक आप नाड़ी को डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तब तक नई चीजों को देखने का अभ्यास नहीं बनेगा। यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक दीदी।
ठीक है. Okay. Anshu ji has written, thanks, I need to develop a lot of sensitivity in my fingers to be able to understand different nadi rhythms. Yes, auntie, of course we all need to develop the sensitivity, and but often we have the sensitivity, but we do not know how to, you know, differentiate the different rhythms. ठीक है, इसीलिए my emphasis is on documenting it. So please note down कि आपने जो भी देखा वो draw it or give it words and write it down. Oh, there's one thing I noticed, the third finger, Kafpit, the Vat. First one is Vat, and Pit is very difficult to detect, that nadi. Okay, you mean the first one or the central one? No, the third one, Which is the Kapha nadi. Yes. Yeah, that is very difficult to catch. Yes, that is very, you know, very soft. Very I soft. बिल्कुल सही बात है. It is most soft, है ना? And the index finger is the most easy to catch. It's like a hammer. Yeah, exactly. बहुत सही. So keep observing it. Maintain a small diary so that you can note down your observations. ठीक है? क्योंकि unless you will not note it down, तो आपको जो variations आपको पता लग भी रहे होंगे, वो भी आप उसको words नहीं दे पाओगे और ना उसको आप categorize कर पाओगे. ठीक है? I know. Like this I can relate with pranic healing. I remember the first class I attended. In the class I said I can't feel any aura. Yeah. I couldn't get anything at all. That's right. So I think practice makes perfect. Exactly. Yes. So जिस तरीके से मेरे टीचर ने मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लाया कि नाड़ी इज एक्सेसिबल, नाड़ी कैन बी अंडरस्टूड, नाड़ी कैन बी टॉट. ठीक है, नाड़ी इज अ वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट. नाड़ी is a way we can build confidence in the human race. So with the same feeling, I am present here. ठीक है, so that we can build this culture of understanding and believing and trusting the human being much more than the yantra. Okay, so I think with this, shall we pause for today and meet again tomorrow. आज जो हमारी डिस्कशन हुई है, आई वुड रियली होप कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड लेट अस मीट अगेन टुमारो विद योर ऑब्जर्वेशंस. जो लोग एकदम शांत हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग कृपया करके ऑब्जर्वेशंस करें और शेयर करें मेरे साथ कल. तो मुझे भी और अच्छा लगेगा कि yes, what I have learned, it has built some curiosity to begin with in the listeners. तो ठीक है, सभी को नमस्ते. थैंक यू बेटा. हम लोग यहाँ पे रुकते हैं अभी.